Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is डी एक्सटिंक्शन ऑफ डोडो। तो हम जानेंगे डी एक्सटिंक्शन की जो बात कही गई है डोडो टाइप की। जेनेटिस्टिक एंड कंजर्वेशनिस्ट आर कोलैबोरेटिंग ऑन एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट टू रीइंट्रोड्यूस द एक्सटिंक्ट डोडो टू इट्स नेटिव हैबिटेट इन मॉरिशस। जो जेनेटिस्टिक और कंजर्वेशनिस्ट है वो कोलैबोरेट कर रहे हैं एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट को लेके ताकि रीइंट्रोड्यूस किया जा सके एक्सटिंक्टिंग डोडो को उनके नेटिव हैबिटेट मॉरिशस में। जो मॉरिशियन डोडो है जिनको कि साइंटिफिकली हम रेफस कॉलेटेजस के नाम से जानते हैं, वो लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड है जो कि नेटिव है मॉरिशस के लिए। ये एक आइलैंड है इंडियन ओशियन के पास का। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो ये स्टैंडिंग अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर टोल होता है। इनका वजन जो है 10 से 18 किलोग्राम होता है। डोडो का डिस्टिंक्टिव फिजिकल फीचर्स है जिसमें कि लार्ज बिग और स्टबी विंग्स होता है। ये इंडेमिक है मॉरिशस के लिए। ये पाए जाते हैं जो फॉरेस्ट या पॉसिबली कोस्टल एरियाज में। इसको डिस्कवर किया गया था 10 कॉलोनीज के द्वारा लेट 16 सेंचुरी के समय में। ये एक्सटिंक्ट हो गए थे लेट 17 सेंचुरी में। लास्ट बार इसको देखा गया था 1662 के समय पे। ह्यूमन हंटिंग और इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीसीज जैसे कि रेट, पिग और मंकी के कारण ये एक्सटिंक्ट हुए थे। अगर इनके हम डाइट की बात करें तो ज़्यादातर ये फ्रूट, नट, सीड, बल्ब्स और पॉसिबली स्मॉल एनिमल को खाते हैं। बिहेवियर कैसा है तो ये एग्जिबिट करते हैं, कोई भी इनको डर नहीं लगता है ह्यूमन से, क्योंकि ये जो है लैक करते हैं नेचुरल प्रेडिटर को। साइंस जो है डी एक्सटिंक्शन के पीछे का जो जेनेटिक ब्लूप्रिंट है पैलियो जेनेटिक्स, इसने सक्सेसफुली सीक्वेंस किया है डोडो के जीनोम को उपयोग करके डीएनए का, जो म्यूजियम में स्पेसिमेन था। ये जो प्रोजेक्ट है ये इन्वॉल्व करता है एडिटिंग को प्राइमोर्डियल जर्म सेल का, नाइकोबार पिजन का, और जो डोडो के क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव भी है। ये एक्सप्रेस करता है डोडो के ट्रेथ को। इंटर स्पीसीज सरोगेसी एडिट किया गया है, पीजीसी को इंसर्ट किया गया चिकन के एम्बायरो पे, जो चिकन के जैसे इंटरपीसीज सरोगेट के माध्यम से, ताकि पोटेंशियली बर्थ हो सके डोडो के ऑफस्प्रिंग का। मकसद है इसके पीछे का क्रिएट किया जाए एक बर्थ को जो कि फिजिकली इंडिस्टिंक्शेबल हो डोडो से। चैलेंज क्या है तो मॉरिशस का जो ट्रांसफॉर्म हुआ है लैंडस्केप, ये एक चैलेंज है रीइंट्रोड्यूस करने को लेकर डोडो को। ये नेसेसिएट कर रहा है कि कंट्रोल किया जाए या रिमूव किया जाए इन्वेसिव स्पीसीज को। जो प्रोजेक्ट है ये कंसीडर किया जा रहा है कि रीइंट्रोड्यूस करना डोडो को। काफ़ी ज़्यादा प्रिस्टाइन है अनहिबिटेड आइलैंड में, जैसे कि राउंड आइलैंड या अल्गेरेट हो गया। महत्व की अगर हम इसकी बात करें तो इकोसिस्टम के रिस्टोरेशन में मदद करेगा। रीइंट्रोड्यूस करके डोडो को मदद किया जा सकता है रिस्टोर करने में म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप को मॉरिशस के इकोसिस्टम पे, मेनली सीड डिस्पर्सल पे। कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी है, ये जो टेक्निक है ये डेवलप किया गया है, ये मदद करेगा कंजर्व करने में और रिस्टोर करने में इंडेंजर एवियन स्पीसीज को। इसका सिंबॉलिक वैल्यू भी है। ये जो प्रोजेक्ट है ये ड्राइवन है डिजायर टू क्रिएट कंजर्वेशन ऑप्टिमिज्म के ऊपर, जो कि मदद करेगा डोडो को एक सिंबल के रूप में होप का, जो ह्यूमन काउच एक्सटिंक्शन है उसके लिए। री इंट्रोडक्शन की जो बात कही गई है दूसरे स्पीसीज की, जैसे कि आपका वूली मेमोट हो गया आर्कटिक टुंड्रा, नॉर्थर्न वाइट राइनो हो गया, तस्मानियन टाइगर हो गया ऑस्ट्रेलिया, पायरियन आइबेक्स, क्वेगा, इन सबको भी री इंट्रोड्यूस किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कामलकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश। तो जो आपका कामलकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आंध्र प्रदेश का, इसके बारे में हम जानेंगे। ये कहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है तो ये आंध्र प्रदेश में है। जो ईस्टर्न घाट का नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर है विशाखापट्टनम का, ये पहला इस काइंड का प्रोजेक्ट बन गया है आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कामलकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, जो कि ऑफर कर रहा है एक इमर्स एक्सपीरियंस को, हाईलाइट कर रहा है ये डाइवर्स इकोसिस्टम को ईस्टर्न घाट का, जो कि स्ट्रेच कर रहा है ओडिशा से तमिलनाडु तक। जो नेचर का इंटरप्रिटेशन सेंटर है इसका मकसद है इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना और इंस्पायर करना विजिटर को कि वो केयर करे रिच बायोडाइवर्सिटी को लेकर ईस्टर्न घाट का। ये जो प्रोजेक्ट है इसको शेड्यूल किया गया है कि ये कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर के अंत तक, और ये आपका पार्ट है लार्जर ईस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी सेंटर का। ये जो सेंटर है ये कोलैबोरेशन है वाइल्ड लाइफ आर्टिस्ट, इलुस्ट्रेटर, स्कल्पचर, आर्किटेक्ट, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, ट्रांसलेटर और कंटेंट क्रिएटर के बीच में। कमालकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी हम जान ले। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ये विशाखापट्टनम के पास लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। इसका नाम जो है वो लोकल हिल कामलकोंडा के नाम पर रखा गया है। हिली विथ स्टेप स्लोप टेरेन यहाँ पे पाया जाता है। कैसा फॉरेस्ट यहाँ पे मिलता है तो ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसमें कि मिक्स श्रब और मेल्टोस पाए जाते हैं। फ्लोरा की अगर हम बात करें तो जो नोटेबल फ्लावर है जिसमें कि इंडियन स्क्रू ट्री फ्लावर जो है, बुश प्लम ट्री, जंगल बेरी बंचेस, ये सब वहाँ देखे जा सकते हैं। फोना जो है तो रेयर एनिमल जैसे कि आपका इंडियन लेपर्ड, इंडियन पेंगुलिन, मद्रास ट्री श्रो, बार्किंग डियर, जैकॉल। रेयर स्नेक की अगर हम बात करें तो रसल व्लैपर, डायबोरिया रुशेली। अनकॉमन बर्ड जो है जैसे कि आपका इंडियन गोल्डन ओरियल हो गया, इंडियन पिकॉक हो गया, बेंडेड बै कुकू हो गया, ये सारे फौना जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं इसके लोकेशन को, अगर क्वेश्चन फ्रेम किया जाए कहाँ पे लोकेशन है मैप बेस्ड तो भी आपको परेशानी नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेगुलेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो रेगुलेट करने की बात कही गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल्स में, ताकि प्री कम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही काम आए। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है प्राइम मिनिस्टर का EAC-PM, उन्होंने रिलीज किया एक पेपर को अ कॉम्प्लेक्स एडेप्टिव सिस्टम फ्रेमवर्क टू रेगुलेट AI। और यूरोपियन यूनियन ने भी रिलीज किया एक हिस्टोरिक प्रोविजनल को, जो कि डील करेगा वर्ल्ड के पहले कंप्रिहेंसिव लॉ को लेके, जो कि रेगुलेट करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। EAC-PM पेपर प्रपोज कर रहा है नोबल AI रेगुलेशन फ्रेमवर्क को, जो कि बेस्ड है कॉम्प्लेक्स एडेप्टिव सिस्टम के ऊपर। इसका 5 की प्रिंसिपल है, तो जानेंगे हम पहले वो 5 की प्रिंसिपल को। स्पेशलिस्ट रेगुलेटर इस्टेब्लिश किया जाएगा एक एक्सपर्ट रेगुलेटरी बॉडी को, जिसमें ब्रॉड मैंडेट होगा और स्विफ्ट रिस्पॉन्सिबलनेस होगा। ट्रांसपेरेंसी की बात कही गई है, ओपन लाइसेंसिंग ऑफ कोर एल्गोरिथम और एक्सटर्नल ऑडिट, और साथ साथ कंटिन्यूस मॉनिटर किया जाएगा AI सिस्टम को, ताकि इंश्योर किया जा सके इसके ट्रांसपेरेंसी को। AI अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो मैंडेट किया गया है स्टैंडर्डाइज इंसिडेंट रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल को डॉक्यूमेंट सिस्टम एब्रिविएशन के माध्यम से, या अगर फेलियर होता है तो, ताकि डिफाइन किया जाए जो क्लियर लाइन्स है अकाउंटेबिलिटी का कि कौन अकाउंटेबल होंगे इसके लिए। मैनुअल ओवरराइड एंड ऑथोराइजेशन चोक पॉइंट इंपावर किया गया है ह्यूमन को कि वो इंटरवेन करे जब भी AI सिस्टम बिहेव करे इरेटिकली। मैंडेट किया गया है मैनुअल कंट्रोल को। गार्ड्रेल एंड पार्टीशन इम्प्लीमेंट किया जाएगा क्लियर बाउंड्री कंडीशन को, जो कि लिमिट करेगा अनडिजायरेबल AI बिहेवियर को। लेकिन कुछ कंसर्न है AI के उपयोग को लेकर। सबसे बड़ा रीजन है प्राइवेसी, खतरा है पर्सनल या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का, जिसको कि यूज़ किया जा सकता है अनइथिकली, जैसे कि टारगेट एडवर्टाइजिंग हो गया, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो AI मॉडल जनरेट करेगा न्यू कंटेंट को, जिसके कारण चैलेंज हो जाएगा आइडेंटिफाई कर पाना रिस्पॉन्सिबिलिटी को कि किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा ये, जिसके कारण इथिकल टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगा कंटेंट के ओरिजिन को लेके। ऑटोमेशन एंड जॉब डिस्प्लेसन, ये एक पोटेंशियल है कि ये ऑटोमेट कर सकता है प्रोसेसिंग को, जिसके कारण चिंता रेज हो रहा है कि जो जॉब का डिस्प्लेसमेंट है ये बढ़ जाएगा। ये इम्पैक्ट करेगा स्किल्ड लेबर को, वर्कर को ऑटोमेटेड एरिया के कारण। बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन, AI ट्रेनिंग जो है वो बायस डाटा है, इसके कारण जो डिसीजन है वो अनफेयरली डिसएडवांटेज होगा कुछ ग्रुप के लिए। परपिचुअल सोसाइटल इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बढ़ सकता है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की कमी भी हो सकती है। कंसर्न है कि जो अकाउंटेबिलिटी है AI के एक्शन को लेके, क्वेश्चन है कि वेदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लाइस रहेगा क्रिएटर के पास या जो कंपनी डिप्लॉय कर रहे हैं, और रेगुलेटिंग गवर्नमेंट किसके ऊपर लाइबिलिटी होगा, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। इंडिया स्टैंड ऑन AI रेगुलेशन, भारत का क्या स्टैंड है AI रेगुलेशन को लेके। तो भारत का एम है कि वो डेवलप करे सॉवरिन AI और AI कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसका फोकस होगा रियल टाइम एप्लीकेशन के ऊपर, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस, लैंग्वेज ट्रांसलेशन सबके लिए, ताकि कैटलाइज किया जा सके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। अभी प्रेजेंटली इंडिया जो है वो ट्रांजिशन कर रहा है नन रेगुलेशन स्टैंड से AI को लेके एक्टिवली फॉर्मुलेटिंग रेगुलेशन की ओर, जो कि बेस्ड है रिस्क बेस के ऊपर, यूज हम अप्रोच के ऊपर। इंडिया का जो AI पेनिट्रेशन फैक्टर है वो 3.09 का है, जो कि हाईएस्ट है G20 और OECD कंट्री में। सम ऑफ द इनिशिएटिव, कुछ जो इनिशिएटिव लिया गया है, जैसे कि अवेयरनेस इनिशिएटिव, जैसे कि हो गया आपका #AI फॉर ऑल। नीति आयोग नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर AI 2018 का, जो कि फोकस कर रहा है इंक्लूसिव और रिस्पॉन्सिबल AI के लिए। नीति आयोग प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबल AI ये आउटलाइन कर रहा है 7 की प्रिंसिपल को AI के यूज़ के लिए। नीति ने लॉन्च किया इंडिया AI को 2023 पे, ये कवर कर रहा है सारे AI रिलेटेड रिसर्च को। ट्राई ने प्रपोज किया है एक डोमेस्टिक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को AI रेगुलेशन के लिए जुलाई 2023 पे, जिसका फोकस है रिस्क बेस्ड फ्रेमवर्क के ऊपर। इथिकल गाइडलाइन जो है AI के लिए हेल्थ केयर में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। सेबी ने सर्कुलर गाइडिंग किया है AI पॉलिसी को लेकर कैपिटल मार्केट के लिए। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है ये रिकमेंड करता है कि इंटीग्रेट किया जाए AI के अवेयरनेस को स्कूल के कोर्सेज में भी। इनिशिएटिव बाई अदर कंट्री, जो इनिशिएटिव लिया गया है दूसरे कंट्री के द्वारा, जैसे G7 जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्री है, उन्होंने प्रपोज किया है एक रिस्क बेस्ड रेगुलेशन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के लिए, जो कि एक पहला स्टेप होगा क्रिएट करने के लिए टेम्पलेट को, जो कि रेगुलेट करेगा AI को, जैसे कि आपका ओपन AI, ChatGPT, गूगल बार्ड हो गया, इन सबको। इटली की अगर हम बात करें तो इटली जो है वो पहला मेजर वेस्टर्न कंट्री बन गया है जिसने बैन किया है ओपन AI, ChatGPT को प्राइवेसी कंसर्न को लेके। यूके ने अडॉप्ट किया है लाइट टच अप्रोच को, जो कि इनकरेज करता है इनोवेशन को AI इंडस्ट्री के लिए। जापान ने एक एकोमोडेटिव अप्रोच को किया है AI के डेवलपर्स के लिए। चाइना ने ड्राफ्ट किया एक 20 पॉइंट प्लान को, जो कि रेगुलेट करेगा जनरेटिव AI सर्विसेज को, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इनको इन्फोर्स कर लिया जाएगा इस साल के अंत तक।
यूएस की अगर हम बात करें तो उन्होंने प्रपोज किया है एक नॉन बाइंडिंग रोडमैप को, जो कि आपका एआई बिल ऑफ राइट ब्लूप्रिंट है। ये आउटलाइन कर रहा है 5 कोर प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल यूज को लेके एआई का। कंक्लूजन इससे हम ये निकाल सकते हैं कि जो रिस्क है आपका एआई का ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये अनक्लियर है कि किस तरीके से एआई को रेगुलेट किया जाए, एड्रेस किया जाए जो इनका रिस्क है और जो ग्रीवेंसेस है वो उसको कम किया जाए। इसके पहले इलन मस्क, स्टेप वॉटनेक्स ने भी और 15,000 बाकी लोगों ने कहा था कि 6 मंथ के लिए वो पॉज करेंगे एआई के डेवलपमेंट को लेके और शेयर करेंगे जो सेफ्टी प्रोटोकॉल है उसको, ताकि इंप्लीमेंट किया जा सके इसको लैब और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोया ट्राइब्स। तो हम जानेंगे कोया ट्राइब्स के बारे में। Indigenously, Koya tribes in Andhra Pradesh residing in the Papikonda Hill Range has embraced eco-friendly practices to conserve the Indian bison boss chorus। जो आपका इंडाइजेनस कोया ट्राइब है कहाँ के, आंध्र प्रदेश के। तो किस स्टेट के ट्राइब है ये याद होना चाहिए आपको, जो कि रिसाइड कर रहा है पेपिकोंडा हिल रेंज में। उन्होंने इम्ब्रेस किया है इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को कंजर्व करने के लिए इंडियन बिसन बॉस गौरस को। कोयास जो है उन्होंने रिप्लेस कर दिया है ट्रेडिशनल इंडियन बिसन हॉर्न को पाम लीफ से, ताकि क्राफ्ट किया जा सके ट्रेडिशनल फ्लूट पर मेकर को। ये जो आपका पर मेकोर है, पर मेकोर एक ट्रेडिशनल फ्लूट है जो कि ओरिजिनली बनता था इंडियन बिसन के हॉर्न से, लेकिन अब क्या है इसको क्रिएट किया जा रहा है उपयोग करके पाम लीव्स का, जो कि एक इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव है। ये जो फ्लूट है ये सर्व करता है कम्युनिकेशन टूल के रूप में हंटिंग के दौरान, सेलिब्रेशन के दौरान और फेस्टिवल के दौरान। अब हम जानेंगे पेपिकोंडा नेशनल पार्क के बारे में। पेपिकोंडा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड नियर राजमहेंद्र वर्मन इन दी पापी हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। सिंस 2014 नो पार्ट ऑफ पेपिकोंडा हैज एक्सटेंडेड बियॉन्ड ईस्ट एंड वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ पोलावरम डेम। जो आपका पेपिकोंडा नेशनल पार्क है ये सिचुएटेड है राजमहेंद्र वर्मन के पास पापी हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में। 2014 के बाद से कोई भी जो पार्ट है पेपिकोंडा का वो एक्सटेंड नहीं हुआ है ईस्ट और वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के पास से, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था आपका पोलावरम डैम, इस कारण। ये जो पेपिकोंडा हिल रेंज है, जिसको कि हम बिसोन हिल रेंज के नाम से भी जानते हैं, इसको डिक्लेयर किया गया था सेंचुरी ग्रुप में 1978 में, और इसको अपग्रेड किया गया नेशनल पार्क के रूप में 2008 में, जहाँ पे इंडियन बिसन जो है मेगाफोना स्पीसीज पाए जाते हैं। अब हम कोया ट्राइब्स के बारे में भी जान लें। कोया ट्राइब जो कि लार्जेस्ट आदिवासी ट्राइब है तेलंगाना का, इसको लिस्ट किया गया है शेड्यूल ट्राइब के रूप में इस रीजन पे। जो कम्युनिटी है इसके वो वाइड स्प्रेड फैले हुए हैं तेलुगु स्पीकिंग स्टेट तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। तो ये कैसे का ट्राइब है, कहाँ पे ये फैले हुए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोयाज को हम कॉमनली कहते हैं डोरालम सत्रम लॉर्ड ग्रुप या पुट्टा डोरा ओरिजिनल लॉर्ड। इनका जो डायलेक्ट है वो कॉट्यूर है, अकिन टू गॉड। हैबिटेट और लाइवलीहुड की अगर हम बात करें तो जो गोदावरी और साबरी रिवर है ये सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ को कोयाज का। और मेनली ये सेटल कल्टीवेटर है, ये ग्रो करते हैं क्रॉप्स को, जैसे कि ज्वार हो गया, रागी हो गया, बाजरा हो गया, या अदर टाइप्स ऑफ मिलेट को। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो ये तेलुगु स्पीकिंग लैंग्वेज को उपयोग करते हैं। रिलीजन और फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो इनके जो इंपॉर्टेंट डीटीज है कोयास के, इसमें लॉर्ड भीमा, कोरा राजुलू, मामिली, पोटाराजू है। मेजर फेस्टिवल जो है जिसमें कि आपका विजी पांडुम जो कि सिर्फ चार्मिंग फेस्टिवल है, और कोंडालू कोलुपू है जो कि फेस्टिवल है अपीज करने के लिए हिल डीटीज को। ट्रेडिशनल अगर डांस की हम बात करें तो कोयास इंगेज करते हैं वाइब्रेट डांस में, जिसको कि हम परमोकोक एटा बिसन हॉर्न डांस भी कहते हैं, जिसको किया जाता है फेस्टिवल या मैरिज सेरेमनी के दौरान। ये आप देख सकते हैं जहाँ पे ये आपका ट्राइब पाए जाते हैं। ये आपका नॉर्थन ईस्टर्न घाट का एरिया दिखाया गया, और ये आपका पेपिकोंडा नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश का। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और जरा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.